हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज एजी 504 का 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चन का वीडियो और दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रहेगी कि इस वीडियो पर आप लोग 30 लाइक दे देंगे, उसके बाद ही वो वाला वीडियो आएगा। तो आप लोग जल्दी से 30 लाइक पहुँचा दीजिएगा, उसके बाद वो वाला वीडियो आएगा। अब देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं लाइक क्यों करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझ लूंगा। लाइक मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि चैनल का इंप्रेशन बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से। तो थोड़ा सा आप लोग काम भी सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा सहयोग करिए और दोनों लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, नाबार्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है। तो नाबार्ड का पहले पूरा नाम जानते हैं। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नाबार्ड का पूरा नाम, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाबार्ड में, क्यों? क्योंकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, कहीं कहीं पर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नाबार्ड को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड पूछा है क्या है, तो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है? सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर अपना ध्यान देता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के लिए एक शीर्ष बैंकिंग संस्था होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यह था नाबार्ड। नाबार्ड क्या है उसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा आप लोगों को। नाबार्ड क्या होता है, तो नाबार्ड का सबसे पूरा नाम आता है कि नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना ध्यान देता है। यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करता है, मतलब क्या ऋण देता है, वित्त देता है, और शीर्ष बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप फैक्ट है यह, प्रैक्टिकल होता है, मिड टर्म होता है, वहां पर पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी। तो इसकी शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो नाबार्ड विभिन्न संस्थानों को उनके साधनों में वृद्धि के लिए दीर्घ वृद्धि और अल्प वृद्धि पुनर्वित्त प्रदान करता है। ठीक है, नाबार्ड जो होता है विभिन्न प्रकार के जो संस्था है उनको अनेक संसाधनों में वृद्धि करने के लिए दीर्घ वृद्धि और दीर्घ अवधि और अल्प अवधि पुनर्वित्त प्रदान करता है। अगला उद्देश्य है ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देता है। ठीक है, नाबार्ड जो होता है ग्रामीण विकास को निर्धारित करता है और उसे एक सुनिश्चित दिशा देता है। अगला पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तो ऋण उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, ऋण मुहैया कराता है। यह सब इसका उद्देश्य है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना, नियंत्रित करना तथा मूल्यांकन करना भी इसका उद्देश्य है। संस्थागत ऋणों की वसूली में प्रगति, जिससे उस धन का बार बार उपयोग हो सके। तो यह सब जो उद्देश्य था, यह सब जो कार्य था, यह सब किसका है? नाबार्ड का है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा अभी से। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है नाइफेड क्या है। ठीक है, नाइफेड। तो नाइफेड क्या है, इसका पूरा नाम देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो नाइफेड, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नाइफेड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इतना बड़ा नाम है नाइफेड का। क्या नाम है फिर सुनिएगा, बार बार बोलने का मतलब आप लोग समझ में आना चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नाबार्ड नाइफेड की स्थापना गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर सन 1958 ईस्वी को हुआ था। यह क्या है, तो राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, जो राज्य स्तरीय विपणन संस्था थे वह सब आपस में जुड़कर क्या किया, एक राष्ट्रीय स्तर पर संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की, जिस संस्था को राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहा गया।
इस संस्था की स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई थी। इस संस्था को संक्षेप में नाइफेड कहते हैं। यही जो संस्था इसी को संक्षेप में नाइफेड कहते हैं। ठीक है, तो नाइफेड कैसे बना आप लोगों ने देखा, फिर से देखिएगा। नाइफेड जो था राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के विपणन संस्थान थे, विभिन्न विपणन संस्थान थे जिन्होंने क्या किया, आपस में मिल गए। जो विभिन्न प्रकार के संस्थान थे वो आपस में मिल गए, मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर संघीय शिल्प संस्था की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहा गया। इस संस्था की स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी, जो कि मैंने बताया गांधी जयंती के दिन। इस संस्था को संक्षेप में नाइफेड कहते हैं। इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। नाइफेड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नाइफेड का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। नाइफेड का मुख्य उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना है। पूछ देगा यदि नाइफेड का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय को स्थापित करना। इसका कार्य देखते हैं, तो इसका कार्य अंतर प्रदेशी व्यापार, मतलब अपने देश के बाहर भी व्यापार कर सके, इसका पहला कार्य है। अगला भंडारण व्यवस्था, दूसरे के लिए भंडारण व्यवस्था करना किसानों के लिए। अगला है विधायन इकाइयों की स्थापना, तो विधायन इकाइयों की स्थापना करना। कृषि उत्पादों का निर्यात, कृषि उपयोगी उत्पादन संसाधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात, कृषि संसाधनों की आपूर्ति और विपणन सर्वेक्षण। तो यह दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया, और बहुत जल्दी दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया 6 मिनट में। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लगता है बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो बार पीछे कर लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसको रात में ही वीडियो बना दूंगा फिर से, अगर नहीं समझ में आएगा तो। वैसे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांग का नियम तथा मांग के नियम की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की मान्यता क्या, इसका वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की मान्यता का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या बोलता है, तो किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। तो बात होगी मांग का नियम होता क्या है, मतलब किसे कहते हैं मांग का नियम। अब मांग का नियम होता क्या उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले यह समझ लीजिए कि मांग का नियम होता क्या है। तो किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान हैं, या आप बोल सकते हैं यदि आपसे पूछे मांग का नियम, तो वहां पर आप लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर। अभी अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या, मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगा। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा। आलू है, ठीक है, जिस समय किसानों के खेत में आलू हो जाता है, जैसे हम लोगों के यूपी ईस्ट में, तो उस टाइम आलू हो जाता है 5 रुपया 6 रुपया केजी। जब आलू खत्म हो जाता है, मतलब तो उस समय क्या होता है, आलू बहुत अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है तो क्या होता है, इसकी कीमत घट जाती है, 6 रुपया केजी हो जाता है। और जैसे ही अब ये टाइम आ गया, आलू सबका खत्म हो गया है, तो आलू इस टाइम 20 रुपया केजी हो गया। तो यही क्या मांग का नियम यही बोलता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, सॉरी, वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत यदि घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। 6 रुपया केजी आलू रहेगा, सब एक एक कुंटल लेंगे। 20 रुपया केजी रहेगा तो 10 किलो भी नहीं लेंगे, 2 किलो 3 किलो लेके अपना काम चलाएंगे। तो यही बोलता है मांग का नियम। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है। 50 रुपया केजी रहेगा तो कोई, जैसे अदरक है, ठीक है, अदरक बीच में हो गया तो 300 रुपया केजी, तो कोई लेता था तो कितना लेता था, 10 ग्राम 50 ग्राम। क्यों लेता था, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है। अभी यही 300 रुपया केजी हो जाएगा तो क्या करेंगे, सब लोग जाएंगे 1 केजी लेकर आएंगे। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। मांग का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बोध कराता है, मात्रा का नहीं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो मांग का नियम होता है वह कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है। यह नहीं बताता कि कितनी मात्रा का नहीं बताता, मतलब कि जब कीमत घट जाएगी तो आप कितनी मात्रा में सामान को लेंगे, यह नहीं बताता है। कीमत बढ़ जाएगी तो कितनी मात्रा में लेंगे, यह नहीं बताता है। लेकिन यह जरूर बताता है कि वस्तु की कीमत, तभी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घट जाएगी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब देखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यता क्या क्या है, तो मांग के नियम के कथन में जो अन्य बातें समान रहने पर कहा गया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे बताऊंगा। तो मांग के नियम के कथन में अन्य बातें समान रहने पर क्या है, तो मांग के नियम लागू होने की दशाओं या मान्यताओं का पूरा होने के लिए निम्न दशाओं का होना चाहिए, जिसमें पहला है उपभोक्ताओं की रुचियों, आदतों तथा अधिमानों में
कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उपभोक्ता है, अब आलू लेने जाएगा तो उसके ऐसा ना कि आलू के बाद वहीं बगल में कोई और सब्जी देखा है तो आलू की जगह उसको ले ले। उसके उपभोक्ता जो रुचि, उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, उसकी आदत और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह बात समान रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के आय में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो रीति रिवाज उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और प्रयोग की जाने वाली वस्तु साधारण होनी चाहिए, श्रेष्ठता प्रदान करने वाली होनी चाहिए, वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। यह जो मैंने बातें बताई तो यह थी मांग के नियम की मान्यता और मांग का नियम। उम्मीद करते हैं मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यता अच्छे समझ में आ गया। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं लिखा नहीं हूँ, इसको मैं वैसे बता देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है, बाजार एकीकरण का अर्थ एवं प्रकार बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। बाजार एकीकरण का अर्थ एवं प्रकार बताइए। तो बाजार एकीकरण विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतों के अंतर संबंध को दर्शाता है। समझिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार एकीकरण विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतों के अंतर संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि बाजार सामूहिक रूप से एक व्यापक बाजार के रूप में काम कर रहा है, जहां कीमतें एक साथ बढ़ने की संभावना है और मूल्य परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं, सेवाओं या परिसंपत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यह था बाजार एकीकरण। बाजार एकीकरण मतलब समझिएगा, थोड़ा मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया सब लोग जाते हैं सऊदी दुबई, क्या करने जाते हैं? पैसा के लिए। वहाँ दुबई, जैसे दुबई का यहाँ का 22 रुपया वहाँ के 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, समझिएगा, क्या बोलते हैं, वहाँ की मुद्रा को याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ का 22 रुपया वहाँ की 1 मुद्रा के बराबर है। तो वहाँ पर मान लीजिए जाते हैं सब लोग, किस लिए? एक एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंडिया में एक फ़ोन लेंगे और वही फ़ोन आप लेंगे दुबई में, तो महंगा मिलेगा। तो यही जो महंगा मिल रहा है, इसी को एक साथ संबंधित करने के लिए बाजार एकीकरण किया जाता है। तो बाजार एकीकरण यही बोलता है कि विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतों के अंतर संबंध को पहचानना, दर्शाना। यह दर्शाता है कि बाजार सामूहिक रूप से एक व्यापक बाजार के रूप में काम कर रहा है, जहाँ कीमत एक साथ बढ़ने की संभावना है और मूल्य परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं, सेवाओं या परिसंपत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं। इसी में मैंने एग्जाम्पल भी लिया है 3 आप लोगों को समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल समझिएगा, उत्पाद एकीकरण का। अभी इसका प्रकार मैं नीचे बताऊंगा, उससे पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को अच्छे समझ में आएगा तब। उत्पाद एकीकरण का, यदि भारत में गेहूं की कीमत 20 रुपया प्रति किलोग्राम है और चीन में गेहूं की कीमत $3 प्रति किलोग्राम है, जो कि चीन में जाकर 240 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर हो गया, तो व्यापारी अगर भारत से गेहूं खरीदकर चीन में बेचेगा तो वह लाभ कमा सकता है। समझिएगा, उत्पाद एकीकरण यही होता है। यदि भारत में गेहूं की कीमत 20 रुपया केजी है, ठीक है, और चीन में गेहूं की कीमत $3 प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ से गेहूं जो लेकर जाकर चीन में बेचेगा तो वह कितने केजी, उसको कितना रुपया केजी बेचेगा? 240 रुपया केजी पड़ जाएगा। इससे जो व्यापारी है उसको लाभ कमाएगा बेचकर गेहूं को। अगला एग्जाम्पल, कारक एकीकरण। तो यदि भारत में श्रमिकों की मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन है, समझिएगा, जो कि मैं एग्जाम्पल भी पीछे दे रहा था। यदि भारत में श्रमिकों की मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन है और चीन में श्रमिकों की मजदूरी $15 प्रतिदिन है, जो कि 1200 रुपये प्रतिदिन के बराबर है, तो कंपनियां भारत में उत्पादन स्थापित करके लागत कमा सकती है। तो कंपनी जो है भारत में उत्पादन करके क्या कर सकती है? लागत कमा सकती है। तो इसको बोलते हैं कारक एकीकरण। और अगला है बाजार एकीकरण। तो यदि भारत में स्टील की कीमत 50,000 प्रति टन है और चीन में स्टील की कीमत 7,000 प्रति टन, जो कि 56 लाख प्रति टन के बराबर हो गया, तो व्यापारी भारत में स्टील खरीदकर चीन में बेचकर लाभ कमा सकता है। व्यापारी जो होगा क्या करेगा? भारत में स्टील को खरीदेगा, उसी स्टील को लेकर जाके चीन में बेच देगा, तो इससे लाभ कमा सकता है व्यापारी। ठीक है, तो यह था 3 प्रकार का बाजार एकीकरण मैंने आप लोग बताया। अब देखते हैं इसके बारे में, इसका प्रकार मैंने जो बोला था। बाजार एकीकरण के प्रकार, पहला उत्पाद एकीकरण। तो यदि एक कंपनी विभिन्न देशों में स्मार्टफोन का उत्पादन करती है तो सभी देशों में स्मार्टफोन की कीमतें समान होनी चाहिए। कारक एकीकरण बोलता है यदि विभिन्न देशों में श्रमिकों की मजदूरी समान तो उन देशों में उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी समान होनी चाहिए। और बाजार एकीकरण बोलता है यदि विभिन्न देशों में स्टॉक मार्केट एकीकृत है तो सभी देशों में शेयरों की कीमत समान होनी चाहिए। और पूर्ण एकीकरण बोलता है कि यदि विभिन्न देशों में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समान है तो यह पूर्ण एकीकरण का उदाहरण सही होगा। तो यह था आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, सॉरी 4था क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मांग और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मांग और पूर्ति के नियम तथा कीमत निर्धारण का वर्णन कीजिए।
मांग और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मांग तो मैंने भी आप लोग बताया। मांग और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मांग और पूर्ति के नियम तथा कीमत निर्धारण का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं मांग क्या होता है। सबसे पहले तो किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने की इच्छा और क्षमता को मांग कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने की इच्छा को और क्षमता को मांग कहते हैं। और पूर्ति क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बाजार में लाए जाने की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। मांग किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने की जो इच्छा होती है और क्षमता होती है, इसको मांग कहते हैं। पूर्ति होता है किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बाजार में लाए जाने की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। तो यह तो हो गया मांग और पूर्ति क्या होता है। अब देखते हैं मांग और पूर्ति का नियम, जो कि क्वेश्चन में था। मांग और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मांग और पूर्ति के नियम तथा कीमत निर्धारण का वर्णन कीजिए। तो नियम देख लेते हैं। मांग का नियम अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिर मैं बता देता हूँ। अन्य बातें समान रहने पर, तो कौन कौन सी बातें समान रहनी है जो कि मैंने बताया था आप लोगों को मांग के नियम की मान्यताओं में। तो वह याद रखिएगा, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग में कमी आती है और वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांग में वृद्धि आती है। मतलब वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाएगी तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाएगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो यह था मांग का नियम। पूर्ति का नियम देखते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी पूर्ति में वृद्धि आती है। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति में वृद्धि आती है और कीमत में कमी से उसकी पूर्ति में कमी आती है। तो यह दोनों का नियम था, मांग का नियम और पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम बोलता है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी पूर्ति में वृद्धि आती है और कीमत में कमी से उसकी पूर्ति में कमी आती है। मांग का नियम बोलता है अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घटती है और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो यह था मांग के नियम और मांग और पूर्ति का नियम। इसका देखते हैं कीमत निर्धारण। अब कीमत निर्धारण तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत मांग और पूर्ति के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। जिसमें पहला है संतुलन कीमत। संतुलन कीमत क्या होता है? तो वह कीमत जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। अगला है मांग आधिक्य। तो जब वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो उसे मांग आधिक्य कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सेब है, ठीक है, कोई आके मांगेगा 15 सेब, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर वस्तु की मांग बढ़ गई लेकिन उसकी पूर्ति जो है नहीं हो पा रही है। तो जब वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसको मांग अधिक कहा जाता है। इस स्थिति में कीमतें बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप, जब आपके पास 10 ही सेब रहेगा तो आप इसकी कीमत बढ़ा देंगे। पहले 50 रुपये केजी बेचते थे, अब 60 रुपये 70 रुपये केजी करके कीमत बढ़ा देंगे। तो यही है मांग आधिक्य। अगला है पूर्ति आधिक्य। तो जब वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो उसे पूर्ति आधिक्य कहा जाता है। इस स्थिति में कीमत घटती है। आप सेब लाए हैं, बहुत सारा सेब है और 2-3 दिन का हो गया है, नहीं बिका है, तो आप क्या करेंगे कि 50 रुपये केजी जो सेब था उसको 40 रुपये केजी बेचेंगे और 40 रुपये हम 2 केजी देने लगेंगे, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट वो खराब भी होने वाला है, आपको उससे अपना मूलधन भी निकालना है इसकी वजह से। तो यह था मांग का नियम और पूर्ति का नियम, मांग और पूर्ति और कीमत निर्धारण का वर्णन। तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। विपणन लागत से आप क्या समझते हैं? तो विपणन लागत से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन यही है। तो विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। यह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और बाजार उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आएंगे देखेंगे, जब ही जाएंगे बड़े बड़े मॉल में, वहाँ पे दिएगा एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन टू। ये सब क्या है? ये सब लालच है, सब एडवर्टाइजमेंट है। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप लोग उसकी तरफ लुभाते हैं, आपको पसंद आता है, सो लालच में आकर उसको लेते हैं। तो यह था विपणन लागत। मतलब उसको करने में उसका जो खर्चा है उसको बोलते हैं विपणन लागत। विपणन लागत के सामान्य रूप निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है विज्ञापन। तो उत्पाद या सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन में खर्चे जाते हैं। आपने कोई दुकान खोला, उसको क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, उसका पोस्टर छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं। इसमें यह क्या है, यह विज्ञापन, इससे बहुत अधिक खर्च होता है। तो यह हो गया विपणन लागत। अगला है सेल्स प्रमोशन। तो विशेष ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन्स, लॉयल प्रोग्राम और अन्य सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के लिए भी खर्च करना पड़ता है। आप उसके लिए पंपलेट छपवाएंगे। जैसे वह आपके, जैसे कोई प्रोडक्ट आपने दुकान खोला कपड़े का, उसमें बोलेंगे 50% ऑफ,
तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफर आपके दुकान पर उसके लिए पंपलेट बनवाएंगे, उसको बांटेंगे, इसमें भी खर्च आता है। अगला है ब्रांडिंग और पैकेजिंग खर्च, तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए भी खर्च आता है। अगला है बाजार अनुसंधान, तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और विचारों का अध्ययन करने के लिए भी खर्च किया जाता है, ताकि उत्पाद या सेवा को बाजार में सही रूप से विस्थापित किया जा सके। अगला डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ईमेल आदि के माध्यम से भी विपणन किया जाता है। तो ये सब थे विपणन लागत। उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, 30 लाइक कम से कम होना चाहिए, तभी उसके बाद 4 क्वेश्चन का और वीडियो आएगा और अगला सब्जेक्ट भी इसके बाद ही आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग उसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।